हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को। ये मॉक टेस्ट थर्ड आपका है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें है प्रीवियस ईयर के। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंख से है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणें का अपवर्तन कहाँ होता है? जब नेत्र में जो है प्रकाश जब प्रवेश करती है तो जो अधिकांश किरणें होती हैं उसका जो अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है? पहला है कॉर्निया पे, दूसरा है परितारिका पर, तीसरा है लेंस पे और चौथा है रेटिना पे। तो देखिए, जो नेत्र में जो प्रकाश जब प्रवेश करती है तो वो कॉर्निया पे अपवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ आंख के बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया की जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो देखिए, अगर कॉर्निया की लोकेशन की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कॉर्निया आपका है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? कॉर्निया है। ये रहा आपका, दो लेयर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? कॉर्निया है। अब बात करते हैं सबसे पहले आइरिस की। देखिए यहाँ पे एक दिया है आइरिस, इसको हम लोग हिंदी में भी आइरिस ही याद कर लेंगे। आप लोग इसका हिंदी खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, जो आइरिस होता है वो जो होता है जो नेत्र को ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को यह क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो जो आइरिस है उसका दो काम हो गया, एक तो वो आंख को रंग प्रदान करता है और दूसरा ये है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, किसी का आंख जो है वो काले रंग का होता है, किसी का भूरे रंग का होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके आइरिस का जो रंग है वो काला या फिर भूरा है, इसलिए उसका आंख भी भूरा होता है। कॉर्निया के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तीसरा हमारा है प्यूपिल। देखिए, जो प्यूपिल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुतली भी बोल सकते हैं। ये रही आपकी प्यूपिल। ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, इसी को हम लोग बोलते हैं पुतली। तो देखिए, इसका जो वर्क होता है वो ये होता है कि जब भी बहुत अधिक प्रकाश आती है तो ये सिकुड़ जाती है और जब कम प्रकाश होती है तो ये फैल जाती है। मतलब प्रकाश की मात्रा को जितना, जो प्रकाश की मात्रा होगा उसी के अनुसार ये क्या करेगी? फैलेगी और सिकुड़ेगी। तो ये हमारा हो गया प्यूपिल के बारे में। चौथा हमारा है लेंस। देखिए, लेंस जो होता है आंख का वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सबसे पहले हमें याद रखना है किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस है होता है? तो हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। देखिए, अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपने आंख को देखे, वो हल्का सा उभरा सा दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है उभरा हुआ। और उत्तल लेंस का पहचान ही यही होता है कि यह जो है बीच में मोटा होता है और किनारा जो होता है पतला होता है। तो जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। और जो लेंस होता है उसका क्या कार्य है? देखिए, जब प्रकाश आता है तो वो लेंस में पड़ता है और लेंस क्या करता है? इस प्रकाश को रेटिना पे फोकस करता है। देखिए यहाँ पे क्या है? पीछे रेटिना है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है? रेटिना है पीछे, तो इसी पे फोकस करता है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा आइरिस, फिर से यहाँ पे आइरिस है तो हम लोगों ने आइरिस के बारे में देख लिया। आगे देख लेते हैं रेटिना। रेटिना का जो वर्क होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा जो लेंस होता है, जो भी प्रकाश रेटिना पे भेजता है, तो रेटिना क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। क्या प्रतिबिंब बनाता है? और जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो ये बनता है उल्टा, और हमें दिखाई कैसा देता है? सीधा दिखाई देता है। लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, हम लोग याद रखेंगे। और कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और देखिए, जो रेटिना होता है उसमें दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कोन सेल, कोन सेल, और एक को हम लोग बोलते हैं रॉड सेल, रॉड सेल। देखिए, जो कोन सेल होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका, और जो रॉड सेल है उसको हम लोग बोलते हैं शलाका कोशिका। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी मेन पार्ट हैं आंख के उसके बारे में पता चल गया होगा कि ये कहाँ होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो एनसीईआरटी होता है उसमें क्या होता है? जो फिगर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सीटेट में डायरेक्ट फिगर देगा और पूछेगा कि ए क्या है, बी क्या है, इस प्रकार से आपको इंडिकेट करके पूछ सकता है कि ये क्या है। आगे बात कर लेते हैं विट्रस जेल की। तो देखिए, जो जेल है वो क्या करता है? हमारे आंखों को धक्का या दबाव से बचाता है, हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था उसका जो ऑप्शन नंबर ए था वो सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से है? पहला हमारा है कि अधिकांश पक्षी दिन में भली भांति देख सकते हैं। दूसरा है उल्लू रात में भली भांति देख सकता है। और तीसरा है उल्लू में शलाकाएं अधिक होती है परंतु अन्य पक्षियों में कम होती है। कूट दिया गया है कि कौन सा इसमें प्रेक्षण है और कौन सा निष्कर्ष है। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? अधिकांश जो पक्षी होते हैं दिन में भली भांति देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रेक्षण है, क्योंकि हम निष्कर्ष तभी निकालते हैं जब हमारे पास कोई ठोस थियरी होती है। तो ये हमारा क्या है? प्रेक्षण है।
ये क्या है, प्रेक्षण है। दूसरा है कि उल्लू भी जो है रात में भली भांति देख सकता है, तो ये भी हमने क्या किया है, प्रेक्षण किया है कि जो अधिकांश पक्षी होते हैं, हमने देखा है जो अधिकांश पक्षी होते हैं वो दिन में भली भांति देख सकते हैं। और हमने ये भी प्रेक्षण किया है, हमने ये भी देखा है कि जो उल्लू होता है वो रात में भली भांति देख सकता है। तो मतलब दोनों जो है वो हमारे प्रेक्षण है। तीसरा हमारा है उल्लू में सलाकाएं अधिक होती है परंतु अन्य पक्षियों में कम होती है। तो हमने निष्कर्ष निकाला, अच्छा ये बात है, जो उल्लू होती है उसमें सलाकाएं होती है, इसलिए शायद वो रात में अधिक देखता होगा। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट नंबर 3 है वो क्या है, निष्कर्ष है। हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, निष्कर्ष हमारा है। तो पहला और दूसरा तो प्रेक्षण हो गया और तीसरा जो है वो निष्कर्ष है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कथन पहला प्रेक्षण है और दूसरा तीसरा निष्कर्ष है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा हमारा है कथन पहला और दूसरा जो है वो प्रेक्षण है और तीसरा जो है वो निष्कर्ष है। तो बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया सलाका। अभी हमने बताया आपको रॉड सेल के बारे में, जो सलाकाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेल। देखिए जो आपका रेटिना होता है, बात करते हैं रेटिना की, तो जो रेटिना होता है उसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहले मैंने बताया कि शंकु सेल होते हैं, शंकु कोशिका, और दूसरा क्या होती है, सलाका होती है, सलाका। अब जो शंकु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, और जो सलाका होती है उसको हम लोग रॉड सेल बोलते हैं, रॉड सेल। 2 प्रकार के सेल होते हैं। तो जो दिन में देखने वाले पक्षी होते हैं, जो दिन में पक्षियां देखते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग के अंदर कौन सेल पाए जाते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन बीइंग के आंख में सबसे अधिक कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम बोलेंगे शंकु कोशिकाएं। तो हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं कि जो दिन में देखते हैं, दिन में देखने वाले, दिन में देखने वाले जितने भी होते हैं उनके अंदर शंकु पाई जाती है। और सलाका किसके अंदर पाई जाती है, वो जीव जंतु जो रात में देख पाते हैं उनके अंदर सलाका पाई जाती है। जो उल्लू होती है तो हम लोग बोल सकते हैं रात में देखने वाले, रात में देखने वाले, जो रात में देखने वाले होते हैं उनके जो आंख होती है उसमें सलाका अधिक होती है। इसलिए हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि जो उल्लू होता है उसमें सलाका अधिक है, इसलिए वो रात को देख पा रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए एक और जो चीज है वो बोलता है कि जो मुर्गा होता है, मुर्गा जो होता है सुबह सुबह कैसे जाग जाता है। तो अगर बात करें जो मुर्गा होता है वो कैसे सुबह सुबह जागता है, तो देखिए जो मुर्गा होता है उसमें जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो कोन सेल होती है वो तो होती है, लेकिन जो आपका रॉड सेल होती है, रॉड सेल, वो क्या होती है, होती ही नहीं है, मतलब अब्सेंट होती है मुर्गा में। मुर्गे में क्या होती है कि कोन सेल तो होती है लेकिन रॉड सेल तो होती ही नहीं है। तो कोन सेल जिसके अंदर रहेगा वो दिन में देख पाएगा, तो जो मुर्गा होता है वो दिन में देखता है। अब उसके पास रॉड सेल तो है ही नहीं, इसलिए जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा शुरू होना होता है मुर्गे को दिखाई देना बंद हो जाता है और वो सो जाता है। और जैसे ही सुबह हल्की हल्की प्रकाश आती है तो उसके जो कोन सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको दिखाई देने लगता है, इसलिए वो क्या करता है, सुबह सुबह जाग जाता है। तो यही कारण है कि जो मुर्गा होता है सुबह सुबह क्यों जागता है, क्योंकि उसमें कोन सेल तो अधिक होते हैं, सबसे अधिक कोन सेल होते हैं, लेकिन रॉड सेल होते ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न में से सत्य कथनों या फिर कथनों को पहचान कीजिए। पहला हमारा है, मनुष्य के नेत्र का लेंस जो होता है वो प्रोटीन युक्त पदार्थ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य का जो नेत्र का जो लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा है, मनुष्य के नेत्र का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य के जो आंख का लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि जो हमारा आंख होता है वो क्या होता है, बीच में से ऐसे फूला हुआ होता है और किनारे किनारे ये चपटा होता है, जो कि उत्तल लेंस की पहचान है। तीसरा है, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, यहाँ शंकु कोशिका, जो शंकु लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब होता है शंकु कोशिकाओं से इसका मतलब है। तो देखिए जो शंकु कोशिकाएं होती हैं जो जानवर दिन में देखते हैं उनके अंदर ये होती है, तो जाहिर सी बात है ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, तभी तो ये दिन में देखने वाले जानवरों के अंदर पाई जा रही है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो भी सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो गलत हो जाएगा। अब कूट देखते हैं कौन सा सही है। 1, 2, 3 सही है। इसका मतलब हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ध्वनि की चाल अधिकतम है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसके में होती है? पहला है वायु में, दूसरा है निर्वात में, तीसरा है जल में और चौथा है इस्पात में। तो देखिए जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिक इस्पात में होती है, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होगी वो किसमें होगी? इस्पात में होगी। बात करते हैं निर्वात में, तो देखिए निर्वात में क्या होगी? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जो वर्षा का जल होता है वो गोला होता है। वो किस वजह से होता है ये पूछा गया है। पहला है श्यानता, दूसरा है क्रांतिक परिघटना, तीसरा है दाब और चौथा है पृष्ठ तनाव। तो जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। देखिए जो पृष्ठ तनाव है वो एक कैरेक्टर है द्रव का। जो द्रव होता है वो अपने आप को सिकुड़ने का काम करता है पृष्ठ तनाव कारण। तो क्या होता है? वो गोलाई के फॉर्म में हो जाता है, गोल रूप ले लेता है। इसलिए जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृष्ठ तनाव कारण गोल होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब धूप वर्षा की बूंदे पे गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो देखिए हम जानते हैं कि जब बारिश होती है और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें वर्षा की बूंदें होती हैं और फिर धूप निकल जाती है। तो जो धूप होती है वर्षा की बूंदों पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, मतलब कई रंग के जो है एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो किस वजह से होता है? यहाँ पूछा कौन सा कूट सही है। तो पहला है कि परिक्षेपण की वजह से बनता है, दूसरा है अपवर्तन की वजह से बनता है, तीसरा है आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। तो देखिए ये तीनों जो परिवर्तन है वो इसेंशियल है इंद्रधनुष बनने के लिए। तो जो हमारा तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए अगर इनमें से कोई एक भी दिया है आपके ऑप्शन में तो वो भी सिंगल आपका जो ऑप्शन हो सकता है वो भी सही हो सकता है। जैसे अधिकतर क्या होता है? आंतरिक परावर्तन दे देता है ऑप्शन में, तो आपका ये भी ऑप्शन अकेले सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। किसके लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है? पहला है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। दूसरा हमारा है वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। तीसरा है जल में स्थित पिंडों की दूरी नापने के लिए, दूरी एवं दिशा नापने के लिए। चौथा है वायु में स्थित पिंडों की दिशा चाल नापने के लिए। तो देखिए जो सोनार तकनीक होती है वो क्या होती है? जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही हो जाएगा। सोनार की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये होता है, देखिए अगर बात करें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए तो ये आपका होता है रडार। जो रडार होता है वो क्या करता है? जो वायु में स्थित पिंड होते हैं, समझ करते हैं हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उसकी जो है दूरी, दिशा, चाल ज्ञात करने के लिए रडार का यूज होता है। और जो भी चीजें जल में होती है, मान लीजिए पनडुब्बी है या फिर कोई भी चीज है जो कि जल में स्थित है, तो उसकी जो दूरी दिशा होती है उसके लिए सोनार यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? देखिए जब नेत्रदान होता है तो उसमें हम लोग कौन से भाग का दान करते हैं? क्या पूरे आंख का दान करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो किस भाग का करते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है आयरिस, दूसरा है कार्निया, तीसरा है लेंस और चौथा है रेटिना। तो देखिए जब भी हम लोग नेत्र दान करते हैं तो उसमें हम लोग कार्निया का दान करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। आयरिस की बात करें तो आयरिस जो होता है वो हमारे आंखों को कलर देता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो लेंस होता है वो क्या करता है? जो रेटिना पे फोकस करता है, जो भी चित्र बनता है हमारे आंखों पे वो रेटिना पे फोकस करता है। और ये कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है और प्रोटीन का बना होता है। रेटिना की बात करें तो जो रेटिना होता है वो प्रतिबिंब को बनाता है। और कैसे बनाता है? उल्टा बनाता है। और रेटिना जो होता है वो तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। और जो तंत्रिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शंकु होती है और शलाका होती है। तो हम लोग रिविजन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? देखिए इसके पहले जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया था उसमें मैंने बताया था कि जो मानव कान होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है उसको सुन सकती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य। श्रव्य मतलब हम लोग सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से मान लीजिए कम अगर हो रही है, 20,000 हर्ट्ज से कम अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे अवश्रव्य।
अवश्रव्य, मतलब हम लोग इसको सुन नहीं सकते हैं। जो छिपकली वगैरह, अरे जो चूहे होते हैं, बिल्लियां होती हैं, वो इसको सुन पाती हैं। और अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पराश्रव्य। पराश्रव्य, पराश्रव्य का यूज कहाँ होता है? देखिए, जो पराश्रव्य जो आपकी ध्वनि होती है उसका यूज होता है आपके चिकित्सा के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? पहला हमारा आइरिस, दूसरा है रेटिना, तीसरा है प्यूपिल या पुतली, चौथा है लेंस। तो बोल रहा है प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंखों को कौन समायोजित करता है? तो देखिए, वो करता है आपका प्यूपिल या फिर पुतली करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। जब तेज प्रकाश होती है तो जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब कम प्रकाश होती है तो पुतली फैल जाती है। ये क्या करती है? आंखों को समायोजित करती है। आइरिस क्या करता है? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। जो आइरिस होता है आंखों को कलर देता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो रेटिना होता है वो क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो लेंस होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो गया। आई होप कि आपको इसके वर्ग याद हो गए होंगे। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको उसके वर्ग याद हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें देखना है। पहला है संचरण हेतु ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा है ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से यहाँ रहेगा अधिक है। तीसरा है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। और चौथा है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं है। मतलब इसका ये सही जाएगा यहाँ, क्योंकि पूछा है नहीं है तो ये क्या होगा? ये सही नहीं है। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है संचरण के हेतु ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है जो ध्वनि तरंगे होती है वो इस पात में सबसे अधिक होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा था कि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। तो देखिए, जो ध्वनि का वेग होता है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होता है। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप लोग कोई ऐसा एग्जाम्पल नेचर में देख सकते हो जो कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए, बात करते हैं, अगर हम लोग जब बिजली चमकती है तो पहले क्या होता है? पहले प्रकाश होती है, उसके बाद ध्वनि आती है। आप लोग देखिएगा, जब भी बिजली चमकती है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रकाश आती है, उसके बाद ध्वनि आती है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिक होता है, ध्वनि का वेग जो होता है वो कम होता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वही सही हो जाएगा। तीसरा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। और जो प्रकाश होती है, प्रकाश जो होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ टाइप की होती हैं। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? अनुप्रस्थ होती है। तो देखिए, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य है और जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं ध है और यहाँ भी क्या है? ध है। तो हम लोग याद रखेंगे जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। और प्रकाश में क्या देखिए, यहाँ पे प्र है और यहाँ पे क्या है? प्र है। तो जो प्रकाश होती है वो अनुप्रस्थ होती है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो। और स्टेटमेंट में यही बोल बोल के बार बार फंसाता है कि जो ध्वनि होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि होती है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बार बार यही चीज बोल के स्टेटमेंट आपका गलत करवा देता है। तो आई होप कि अब नहीं भूलेंगे आप लोग। जो ध्वनि होती है ध यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? ध है। अनुदैर्ध्य होती है। जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ होती है। अगला हमारा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रकाश होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं ये कोई सरफेस है, यहाँ से प्रकाश हमारी आ रही है और इसको जाना तो था आगे इस प्रकार से, जाना था इसको आगे इस प्रकार से, और ये क्या हो गया? अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो गया। अब ये जो विचलन इसका हुआ है वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। मतलब ये जो है दूसरे माध्यम की तरफ मुड़ भी सकती है और ये दूसरी तरफ जा भी सकती है। तो इस प्रकार से क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूछा गया है।
तो क्या उसको हम लोग परावर्तन बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे, विक्षेपण बोलेंगे, फिर विचलन बोलेंगे। तो जो ये प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। ये प्रक्रिया कौन सी है? अपवर्तन की प्रक्रिया है। जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या वो अपने तरफ मुड़ जाती है या फिर आगे निकल जाती है, तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। तो ये परावर्तन किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब भी कोई पृष्ठ होता है, जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आती है और उसी माध्यम में ये विचलित होकर निकल लेती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन होना। अब चाहे वो किसी भी दिशा में मुड़ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन होना। ये इधर भी जा सकती है, हो सकता है इधर भी निकल जाए या फिर इधर भी निकल सकती है, तो ये क्या होता है? परावर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। जिसको दूरदृष्टि है उसको चश्मा कैसा दिया जाना चाहिए? पहला है शून्य क्षमता लेंस का, दूसरा है मिश्रित लेंस का, तीसरा हमारा है उत्तल लेंस का और चौथा हमारा है अवतल लेंस का। तो देखिए, सबसे पहले जो दूरदृष्टि होती है उसमें होता क्या है? तो देखिए, जो दूरदृष्टि होती है उसमें जो दूर की चीज होती है वो तो दिखाई देती है, जो नजदीक की चीज होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए कौन सा चश्मा हम लोग यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। हम लोग दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, एक होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि एक होती है, और एक होती है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि, अब कंफ्यूजन ये होती है कि किसमें उत्तल होता है और किसमें अवतल होता है। तो मैंने दूर में बताया कि दूरदृष्टि जो होता है उसमें उत्तल लेंस यूज होता है, और जो निकट दृष्टि होती है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जो दूर है वो 2 वर्ड में लिखा गया है, और जो इसका लेंस यूज हो रहा है वो 3 वर्ड में है। और बात करते हैं जो निकट है वो 3 वर्ड में लिखा गया है, तो जो उसका लेंस है वो 4 वर्ड का है। मतलब एक अधिक करके हम लोग का क्या है? लेंस यूज हो रहा है। तो हम लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि दूर छोटा सा लिखा हुआ है तो उत्तल भी क्या है? छोटा है साइज में। निकट बड़ा सा लिखा हुआ है तो जो अवतल है वो भी क्या है? बड़ा सा लिखा हुआ है। इस प्रकार आप लोग किसी ट्रिक से याद कर सकते हो ताकि आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है? पहला है ध्रुवण, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है परावर्तन और चौथा है विवर्तन। तो देखिए, जो ध्रुवण की प्रक्रिया होती है वो ध्वनि तरंगों में नहीं पाई जाती है। ये जो कैरेक्टर है वो है प्रकाश तरंगों की। प्रकाश तरंगों में क्या होता है? ध्रुवण की घटना पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। जो देखिए, जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। जो ध्वनि का तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? पहला है आवृत्ति पे, दूसरा है वेग पर, तीसरा है तरंग दैर्ध्य पे और चौथा है तीव्रता पे। तो देखिए, जो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं तारत्व की। तो देखिए, जो तारत्व होता है, तारत्व जितना ही अधिक होगा, हमारी जो भाषा, हमारी जो बोली है, हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि जो है वो कैसी होगी? वो आपकी होगी पतली। जो महिलाएं होती हैं उनका जो गला होता है उसमें जो आपका वोकल जो कैविटी है वहां जो तारत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जो उनकी ध्वनि होती है वो पतली होती है। और अगर जो तारत्वता कम है, अगर तारत्वता कम है तो जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? मोटी होगी। जो पुरुषों में होती है तो तारत्वता क्या होती है? कम होती है उनकी ध्वनि की, तो उनकी जो आवाज होती है वो मोटी होती है। तारत्वता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। तो देखिए, जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, और पराश्रव्य ध्वनि कैसी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा हमारा है वो भी गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि, और वो यूज कहाँ होती है? वो अल्ट्रासाउंड में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज के टॉप 15 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।